नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना संकट के बीच वर्ल्ड बैंक का बड़ा ऐलान सामने आया है। भारत को 7500 करोड़ का पैकेज देगा। वर्ल्ड बैंक ने सामाजिक सुरक्षा पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना संकट के बीच भारत को वर्ल्ड बैंक ने राहत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों में मदद के लिए $1 अरब की सहायता को मंजूरी दी है। गरीब कमजोर परिवार को सामाजिक सहायता देने में इस्तेमाल होगा। कि भारत में कोरोना संकट की वजह से लगातार लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था पर जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। उसी सब को देखते हुए कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व वर्ल्ड बैंक ने जो है मदद की पेशकश की है भारत के लिए और राहत पैकेज का ऐलान किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने जो इंडिया के लिए एक राहत पैकेज कह सकते हैं, राहत पैकेज जो देने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि ये राहत पैकेज लगभग 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज है, जो सामाजिक सुरक्षा के नाम पैकेज के नाम पर दिया जाएगा भारत को। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जो वर्ल्ड बैंक ने इतनी बड़ी राहत देने की कोशिश की है भारत को, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है ये जो पैसा आएगा वो भारत सरकार किस तरीके से खर्च करेगी और किन किन लोगों को राहत देने की कोशिश करेगी। मगर बात करें जो मजदूरों की, जिन्हों के लिए इतनी बड़ी स्थिति के अंदर वर्ल्ड बैंक ने जो पैसा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मजदूरों तक उन लोगों को पैसा जाना चाहिए, ताकि वो लोग जो परेशान हैं उनको सबसे बड़ी राहत मिलनी चाहिए। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगी, अगर गरीब कमजोर परिवार की बात करें या फिर अर्थव्यवस्था पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा? जी बिल्कुल बात करें, जिस तरीके से जो गरीब तबका है वो उसको सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि वो ही अपना यहाँ से शहर छोड़कर अपने गांव की तरफ जाने के लिए, पलायन के लिए मजबूर हुआ था, क्योंकि उन लोगों के पास खाने के लिए सुविधा नहीं थी। सरकार ने काफी बड़े दावे जरूर किए थे, मगर वो उन लोगों तक सुविधाएं पहुंची नहीं, जिसकी वजह से वो पलायन करने को मजबूर हो गए। मगर जब वो वर्ल्ड बैंक ने 7,500 करोड़ रुपए का जो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पैकेज जो देने की ऐलान किया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है भारत सरकार को सोचना होगा कि उन मजदूरों के लिए, जो मजदूर परेशान है और जो अभी तक पैदल जाकर अपने घर जाने के लिए मजबूर है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि उन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए भारत सरकार को, जो हकीकत में परेशान है। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है जितने भी पैकेजों की अनाउंसमेंट हुई है या होगी आगे भी, वो ज्यादातर उन मिडिल क्लास को रख के, ध्यान में रखकर, और जो लोअर क्लास है उनको ध्यान में रखकर दी जाती है। मगर जो ग्राउंड लेवल के जो क्लास है, यानी कि जो तबका, गरीब तबका है, उन लोगों को ध्यान में रखकर ये सुविधाएं नहीं दी जाती है। क्योंकि हमने अभी तक देखा है जितनी भी सुविधाओं के दावे किए गए या फिर जितनी भी सुविधाओं के अनाउंसमेंट की गई है, वो उसके अंदर जो गरीब तबका है, यानी कि जो जिसको बिल्कुल जरूरत है, जिनको अनाज नहीं मिल रहा था, जिनको राशन नहीं मिल रहा था, जिनको खाने की सुविधाएं नहीं थी, और जहां वो रहते थे वो मकान मालिक उन लोगों को निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है उन लोगों को ध्यान में रखकर ही इस तरीके का जो पैकेज का अनाउंस हो रहा है या फिर जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है, वो भारत सरकार उन लोगों तक पहुंचाए। कम से कम उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जी अजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। दीपक राय, अर्थशास्त्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने जो पेशकश की है भारत की मदद करने के लिए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से ये काम करेगा पैकेज? जी, सबसे बड़ी चीज जो भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया था, मोदी जी का प्लान था आत्मनिर्भर भारत, तो उसके लिए जो इकोनॉमिक पैकेज है, उस फाइनेंसिंग के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत अच्छी मतलब इससे हेल्प मिलेगी। जो 7500 करोड़ का इसे वर्ल्ड बैंक ने वो किया है, स्पेशली इन्होंने किया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, चाहे शहरी में इलाकों में जो गरीब तबका है, स्पेशली उनके स्कीम को वो करने के लिए इन्होंने पैकेज दिया। बहुत अच्छी बात है। आज देखिए, आज पैसे की बहुत जरूरत है। 20,000 करोड़ की जो इन्होंने, गवर्नमेंट ने 400 करोड़ सामाजिक योजनाओं को चलाया, तो उसके लिए फाइनेंसिंग की जरूरत थी। वो बहुत बड़ा एक तरह से फायदा मिलेगा, और ये इसका जो स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। दीपक राय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये बहुत बड़ी रकम है अगर देखें तो ऐसे में किन किन सेक्टर्स के लिए ये पैकेज कारगर रहेगा? देखिए, मेन तो ये कि हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है, जितनी
वेलफेयर स्कीम्स है उस पर हम ध्यान दें। जितने प्रवासी मजदूर हो गए, जो और भी तबका छोटे छोटे तबके हैं जिनका वो रोजगार छीन गया है, तो उनको रोजगार देने के लिए बहुत बड़ा ये हेल्प मिलेगी इससे। दीपक राय, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में इसका क्या असर दिखेगा? जी, बहुत बड़ा उछाल आएगा। जितनी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, अगर इम्प्लीमेंटेशन इसका सही ढंग से इसका वो हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, तो इसका बहुत बड़ा आएगा। आप देखिए क्वांटम जंप आएगा, 3-4 महीने में इसका जो असर दिखने लगेगा। बस ये कि इस इम्प्लीमेंटेशन है जो ये इस पैसे का जो लाभ है अंत तक जितने मजदूर हैं, जितने जो लोग टारगेट किए गए हैं, उनको अगर मिलता है तो इससे अर्थव्यवस्था को बहुत बहुत बड़ा असर होगा और व्यवस्था आगे जाने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। दीपक राय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संकट के बीच वर्ल्ड बैंक का बड़ा ऐलान किया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को $1 अरब का पैकेज, यानी कि अगर भारतीय मुद्रा के अनुसार देखें तो 7500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों में मदद के लिए $1 अरब की सहायता को मंजूरी दी है। जिस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाती जा रही थी, उसी को देखते हुए ये विश्व बैंक की ओर से ऐलान किया गया है पैकेज का। आपको बता दें कि विश्व बैंक ने गरीब कमजोर परिवार को सामाजिक सहायता देने के लिए भारत के प्रयासों में मदद के लिए $1 बिलियन यानी कि $1 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो 7500 करोड़ रुपए का ऐलान ये किया गया है पैकेज का। ये पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज जो केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के लिए होगा। वर्ल्ड बैंक ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें चंद्रशेखर त्रिशूल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने जो एक राहत पैकेज कह सकते हैं उसका ऐलान किया है, इतनी बड़ी अगर देखें तो करोड़ों अरबों रुपए में जो राहत पैकेज दिया है उसको लेकर ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की जो छवि है वो बहुत स्पष्ट और इस समय ग्लोबल लीडर की उभर रही है और भारत में एक स्थिर सरकार है। भारत ने जो कोरोना को लेके जो डिसीजन लिए हैं वो पूरे विश्व में सराहे गए हैं। तो उस हिसाब से एडीबी के जरिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए, विश्व बैंक पहले भी बहुत बड़ा भारत को पैकेज देता रहा है, लेकिन ऐसे समय पे पैकेज देना जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है सभी देशों में, ऐसे में बहुत परेशानी है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक। चंद्रशेखर त्रिशूल, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क उनके साथ टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों को मदद देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 7500 करोड़ रुपए की जो ये पैकेज है इसका ऐलान किया है देने का। कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत के लिए बड़े सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। विश्व बैंक ने कमजोर गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता देने के लिए भारत के प्रयासों में मदद के लिए ये ऐलान किया है 7500 करोड़ रुपए देने का। ये पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज जो केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के लिए होगा। आपको बता दें कि विश्व के अन्य देशों की तरह भारत भी इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है। संकट की ऐसी स्थिति में विश्व बैंक ने के इस पैकेज से बड़ी राहत मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से देश भर में कोरोना लॉकडाउन चला हुआ है और इसकी वजह से सभी मॉल, फैक्ट्रियां, दुकानें, स्कूल, जितनी भी सामाजिक जो ये गतिविधियां हैं वो सभी बंद है। उसी को देखते हुए आर्थिक अगर देखें तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगा गई थी। इसी को लेकर अब जो ये विश्व बैंक ने जो ऐलान किया है पैकेज का, उससे बहुत बड़ी राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ फोन लाइन पर फिर से जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व बैंक ने जो 7500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है उसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, पहले भी भारत में एडीबी के जरिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए विश्व बैंक अपने पैकेज देता रहा है,
लेकिन कोरोना के समय में जब पूरे तमाम देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है, ऐसे में भारत को एक इतना बड़ा पैकेज मिलना, 7500 करोड़ रुपए का पैकेज सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा साधा मतलब ये जाता है कि भारत ग्लोबल लीडर के रूप में विश्व के परिदृश्य में उभर रहा है। विश्व मंच में भारत की छवि बहुत स्पष्ट हुई है। भारत एक ऐसे निर्विवाद देश के रूप में प्रकट हुआ है जिसने कोरोना के ऊपर एक बिना किसी विवाद के कोरोना के ऊपर पूरे कोरोना के संक्रमण को रोकने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है और अपनी एक छवि इतने बड़ी 130 करोड़ की आबादी पर इतनी कम मृत्यु दर, इतना कम संक्रमण, निश्चित रूप से भारत को ये पैकेज बहुत बड़ा दिशा होगी। भारत बहुत बड़ी दिशा तय कर पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कहीं एक मैसेज भी जाएगा कि भारत के ऊपर अब बहुत सारी चीजें ऐसी एक जिम्मेदारी आने वाली है। भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी छवि को और स्पष्ट करना होगा। भारत की स्थिर सरकार इसके लिए बहुत मुनासिब है और भारत में जिस तरह 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, वर्ल्ड बैंक ने पैकेज दिया है, निश्चित रूप से भारत उस दिशा में कहीं अपने कदम बढ़ा रहा है जहां भारत विश्व गुरु या विश्व मंच पर अपने छवि को व्यापक करने वाला है। जी चंद्रशेखर त्रिशूल, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत ने कोरोना की महामारी जो है उसकी लड़ाई में अलग अलग देशों को जो दवाइयां सप्लाई की थी, उसी कड़ी में क्या ये राहत पैकेज का ऐलान किया गया है? अगर देखें तो एक मदद की जो पेशकश की गई है। देखिए, निश्चित रूप से भारत ने जिस तरह आत्मनिर्भर होने की बात कही कि विवाद में अपना कहीं कोई उनका साथ नहीं रहा, भारत ने तमाम देशों को ये कहा कि आप उठ के खड़े रहिए, ये आत्मनिर्भर होने का वक्त है, ये हौसले का वक्त है, आत्मविश्वास का वक्त है। तो ये विवादों से परे भारत की एक छवि, इस छवि ने आज भारत को फायदा दिलवाया है जो दुनिया के कई देश जिसकी प्रतीक्षा में थे। निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ा ये भी है कि कोरोना में जिस तरह से भारत ने काम किया है संक्रमण को रोकने में, लॉकडाउन के सफल दिन, लॉकडाउन के 50 सफल दिन जहां पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं, सारे लोग परेशान हुए, लेकिन कहीं किसी तरह का विवाद आंतरिक रूप से सुरक्षा के मामले में या रक्षा के मामले में नहीं देखा गया। तो भारत को अब विश्व मंच पे खड़ा करने के लिए या विश्व मंच पे एक उदाहरण बनाने के लिए ये विश्व बैंक की पहल है। पूरा भारत इसका स्वागत करता है, भारत का एक एक व्यक्ति इसका स्वागत करता है और निश्चित रूप से सामाजिक सुरक्षा और देश में कोरोना के खिलाफ पूरे दुनिया में अब कोरोना के खिलाफ जो देश खड़े होंगे उनमें भारत अग्रणीय देश होगा जो उदाहरण साबित होगा और जिसके उदाहरण से दुनिया के कई देश उदाहरण लेके कि ऐसा किया जा सकता है और अपने देश को खड़ा किया जा सकता है, ये एक बड़ी कड़ी साबित होगा। जी चंद्रशेखर त्रिशूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीसी करने जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आपको बता दें कि होटल, टूरिज्म समेत हॉस्पिटैलिटी को भी राहत मिलेगी। आर्थिक पैकेज के लिए ऐलान का तीसरा दिन है। आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल कृषि क्षेत्र पर पैकेज में जो है राहत दी गई थी, आज फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। होटल, टूरिज्म समेत हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है। आर्थिक पैकेज के ऐलान का आज तीसरा दिन है। जिस तरीके से आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो ऐलान किया था, उसी कड़ी में अब वित्त मंत्री लगातार आज तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे होगी। आर्थिक पैकेज के ऐलान का आज तीसरा दिन है। कल की अगर बात करें तो कल कृषि क्षेत्र में घोषणाएं हुई थी। वहीं अगर बुधवार की बात करें तो बुधवार को एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी गई थी। उसी कड़ी में आज होटल, टूरिज्म समेत हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को राहत मिलने की। सुधीर सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आज बात करें हॉस्पिटैलिटी की, टूरिज्म की, इन सभी को राहत पैकेज मिलने की संभावना है, क्या कहना चाहेंगे? लगता है हमारा संपर्क उनके साथ टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम को राहत पैकेज की तीसरी किश्त जारी करेंगी। आपको बता दें कि 12 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। उस दौरान पीएम मोदी ने बताया था कि इसकी विस्तार से जो जानकारी है वो वित्त मंत्री देंगी। इसके तहत
पिछले 2 दिनों से में आर्थिक पैकेज की 2 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। आज शाम तीसरी किस्त जारी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि आर्थिक पैकेज का ऐलान इसमें किया जाएगा। कल कृषि क्षेत्र में घोषणा की गई थी, उससे पहले एमएसएमई सेक्टर को राहत मिली थी, उसके लिए घोषणा की थी। उसी कड़ी में आज की बात करें तो होटल टूरिज्म समेत हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलने की खबर ये सामने आ रही है। उनको राहत पैकेज मिल सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि होटल टूरिज्म समेत हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है। आज तीसरा जो दिन है वो राहत पैकेज का ऐलान का आज तीसरा दिन होगा। सुधीर सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इससे पहले वो कृषि क्षेत्र में और एमएसएमई जो सेक्टर है उनके लिए राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं आज ये सामने निकल के आ पा रहा है कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए राहत की जो पैकेज है उनकी ऐलान किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के ऐलान का आज तीसरा दिन है। आज होटल टूरिज्म समेत हॉस्पिटैलिटी को राहत मिल सकती है। वहीं पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई और ईपीएफ और एनबीएफसी और बिजली वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन को राहत का ऐलान किया था। वहीं दूसरे दिन निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए और मुद्रा शिशु लोन और छोटे किसानों के लिए राहत की ऐलान की थी। और आज लगता है कि होटल टूरिज्म समेत हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। जी सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और क्या कुछ अभी जो बाकी है, क्या क्या बाकी रहता है जिससे कि राहत पैकेज में और अलग जो सेक्टर है उनकी बात करें तो? जी, अभी इंडस्ट्री और एफडीआई, सबसे बड़ी एफडीआई, क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो हमें स्वदेशी अपनाना है और भारत में ही सब चीजों का जो है वो उत्पादन हो और हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट को कम करें। तो इन चीजों के लिए जो उन्होंने ये भी कहा कि लोकल को वोकल बनाएं और आओ स्वदेशी अपनाएं। तो इसको देखते हुए अभी इंडस्ट्री और एफडीआई पर राहत संभव है। जी सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अरविंद जयतिलक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर से तीसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है राहत पैकेज को लेकर, उसको क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, यह तो सिलसिलेवार तरीके से जो है राहत पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। गवर्नमेंट की इच्छा है कि जीवन के जो विविध क्षेत्र हैं और उन सभी क्षेत्रों को जो है राहत पहुंचाया जाए ताकि जो है सभी सेक्टर से जुड़े लोगों का कल्याण हो। जी। तो हो सकता है कि आज जो है जो आपके हॉस्पिटैलिटी वगैरह जो है उस क्षेत्र के लिए या और जो उद्योग धंधे हैं या छोटे छोटे जो कारोबार चलाने वाले लोग हैं या कुछ जैसे मत्स्य उद्योग है, इस ढंग के जो है कृषि से जुड़े जो वानिकी है, वन है, मत्स्य पालन है, इससे जुड़े सेक्टर के लोगों को हो सकता है कि राहत पहुंचाने का मदद सरकार करे। लेकिन जो एक बड़ी समस्या उभर करके आ रही है कि क्या ये जो सरकार जो अपना राहत पैकेज घोषित कर रही है, क्या वो जमीनी धरातल ले पाएगा? क्या लोग बैंकों में फिर कतार लगा करके जा करके फिर जो है लोन लेंगे? उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि बैंकों से लोन लेना जो है एक सामान्य बात नहीं रहती है। जो कागजी कार्रवाई होती है, तमाम ऐसे उसमें प्रूफ मांगे जाते हैं, तमाम ऐसे गारंटी मांगी जाती है। अब उस स्थिति में जो सामान्य आम जन है, क्या उसका लाभ उठा पाएगा? क्या उसके लिए कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम होगी जो कि व्यक्ति लेना चाहे उसको आराम से जो है सरकार की एजेंसियां दिलवा पाए? इस तरह कई तरह की ऐसी व्यवहारिक बातें हैं जो कि कई तरह की समस्याएं खड़ी करती हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राहत पैकेज जो जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है उस पर कितना अमल होता है। जी
अरविंद जयतिलक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार पहले कांग्रेस की ओर से राहत पैकेज के ऐलान की बात की जा रही थी कि केंद्र सरकार जो है वो राहत पैकेज नहीं दे रही है। वहीं उसके अलावा अगर अब जो राहत पैकेज दिया गया है उसी को लेकर अब मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार जो है आमने सामने विपक्ष आ रहे हैं जो देखिए, विपक्ष की राजनीति तो मौके की मोहताज होती है। वह सरकार चाहे जितना बेहतर करे, अच्छा करे, उसमें खामियां ढूंढना उसका काम होता है। और आपने देखा भी कि किस तरह पहले कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा था कि 5-6% जो टोटल जो सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका देना चाहिए, लेकिन सरकार उससे कहीं आगे बढ़ करके लगभग 10% कर दी है। तो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है, लेकिन तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की जो योजना है वह कब फलीभूत होगी, लोगों को कब तक राहत पहुंचेगा। अभी तो आप देख रहे हैं लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, कब घर पहुंचेंगे, उनका पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसी स्थिति में जो है अगर तत्काल अगर राहत मिल जाए, हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, पता चलेगा कि मान लीजिए यह राहत जो है 2 महीने 3 महीने बाद जो है फलीभूत होगा, तो कहीं ना कहीं जो इसमें देरी होगी और लोगों की समस्याएं बढ़ेगी। तो सरकार को जितना जल्दी हो उसका क्रियान्वयन कराना चाहिए। रही बात सियासत की, तो सियासत तो चलती रहती है, लेकिन राजनीतिक दलों को सोची सियासत से बचना चाहिए। कांग्रेस को भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, सार्थक तर्क उठाए और सार्थक तरीके से। बिल्कुल अरविंद जयतिलक जी, देखना ये होगा कि कब तक ये राहत पैकेज जो है लोगों तक पहुंच पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पीतमपुरा इलाके में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 30 दिन में 4 बार ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.2 मापी गई है। राजधानी दिल्ली में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.2 थी। इस वजह से बहुत कम लोगों को इसका एहसास हुआ। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली देश की राजधानी में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि अभी तक किसी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पिछले 30 दिनों की बात करें तो चौथी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार भूकंप का केंद्र पीतमपुरा इलाका था। इससे पहले 10 मई को दोपहर में करीब आपको बता दें कि 1:45 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 बताई गई थी। सुधीर सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 3 दिनों में माफ कीजिएगा 30 दिनों में 4 बार भूकंप के झटके दिल्ली महसूस कर चुकी है, उसको लेकर क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.2 थी। आज किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। कल तेज आंधी और तूफान आया था और राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में कल बारिश भी हुई थी, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र दिल्ली का ही पीतमपुरा इलाका है और पिछले 1 महीने में 4 बार भूकंप आया है। यह एक विषय जो है वो सोचने का है। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे क्या मौसम विभाग की ओर से कोई जिस तरीके से ये बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, 30 दिन की बात करें तो 30 दिन के में चौथा भूकंप का झटका जो है वो आज महसूस किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां निकल के आ पा रही हैं? लगातार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं दिल्ली में? जी, पिछले 1 महीने में 4 बार भूकंप का झटका आया है, लेकिन चारों बार जो भूकंप का झटका है उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी और एक बार भी किसी भी नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन बार बार ये मौसम बदलना और बारिश होकर उसके बाद भूकंप आना, ये तीसरी बार हो रहा है लगातार। तो लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कल भूकंप की ऐसी कोई सूचना नहीं थी और आज में कोई सूचना नहीं थी और ये भूकंप बहुत हल्का था और 2.2 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता नापी गई। सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली जो खबर है वो रेल मंत्रालय से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें
कि रेल मंत्रालय की ओर से प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए 999 श्रमिक ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के समन्वय से ये ट्रेनें जारी की जा रही हैं। आपको बता दें कि मंजूरी मिल चुकी है। ट्रेन चलाने के जो श्रमिक ट्रेनें हैं उनको लेकर मंजूरी मिल चुकी है। प्रवासी मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। इसको देखते हुए जो प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे उसको लेकर अब वो अपने अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए 999 श्रमिक ट्रेनें जो हैं वो चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के समन्वय से प्रवासी मजदूरों की वापसी जारी रहेगी। प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए 999 श्रमिक ट्रेनें चलाने की मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है। जिस तरीके से लगातार प्रवासी मजदूर जो हैं वो लॉकडाउन जब से ऐलान हुआ था तब से ही, लॉकडाउन के बाद से ही अपने अपने घर जाने के लिए, अपने अपने गृह राज्य जाने के लिए लगातार पलायन कर रहे थे पैदल सड़कों पर, और अलग अलग तरीके से जो भी उन्हें तरीका मिल रहा था उसी को देखते हुए कैसे न कैसे वो अपने घर जाने के लिए लगे हुए हैं, लगातार तत्पर है अपने घर जाने के लिए। उसी कड़ी में अब रेल मंत्रालय की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 999 श्रमिक ट्रेनें जो हैं वो चलाने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वहीं इससे पहले भी जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, रेल मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। 999 जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं उनके लिए मंजूरी मिल गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से रेल मंत्रालय ने अब जब बड़ा फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को लिए ध्यान में रखते हुए लिया हुआ है, क्योंकि लगभग 999 ट्रेनें जो है श्रमिक ट्रेनें हैं जो मजदूरों के लिए हैं वो चलाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पहले ही अगर रेल प्रशासन या सरकार प्रवासी मजदूरों के बारे में ध्यान रखकर उनके लिए ट्रेनें चलाती तो शायद मजदूर नाराज नहीं होते। मगर अब जिस तरीके से मजदूर नाराज है, वो घर जाना चाहते हैं, तो आप जाकर इतने समय बाद ही ट्रेन चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अगर पहले हो जाता तो ये शायद मजदूर नाराज नहीं होता। मगर अब रेल मंत्रालय ने जब ऐलान किया है कि 999 ट्रेनें चलाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मजदूर शायद आस लगा के जो बैठा हुआ था वो उसकी आस पूरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और ज्यादा सोचना होगा मजदूरों के बारे में, ताकि मजदूर और ज्यादा संतुष्ट हो सके और उनका भरोसा जो सरकार के ऊपर है वो बन सके। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।